तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रहती है जज साहब, मगर जमानत नहीं मिलती है। पिछले कई साल से खासकर अमृतकाल में ये शिकायत हर किसी की ज़बान पर है, खासकर वो लोग जो सत्ता के सताए हुए हैं। निचली अदालतें और हाई कोर्ट बार बार जमानत याचिकाओं को टालती रहती हैं और इन सब में सालों साल निकल जाते हैं। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण निर्देश देश भर की अदालतों को दिया है और साफ साफ कह दिया है कि 2 महीने के भीतर ही जमानत याचिकाओं का निपटारा होना चाहिए। हालांकि इसमें और भी कई सारी बातें हैं जो आप सभी को जान लेना जरूरी है। कुछ सवाल भी हैं कि इसका कोई रिजल्ट दिख पाएगा या फिर शब्दों के जाल में सबको घुमा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से 4 बड़े निर्देश हाई कोर्ट्स को दिया है और कहा है कि आप अपने अधीनस्थ अदालतों में इन चीजों को लागू करवाइए। कुछ लोग कहते हैं कि बात करने से क्या होता है और किसी के भी बोलने सवाल उठाने से क्या होता है, मगर ध्यान रहे बोलने से बहुत कुछ होता है और कभी कभी तुरंत होता है, कभी कभी धीरे धीरे होता है। अब इसी मामले को ही याद करिए। जमानत नहीं मिलने को लेकर देश भर में कितना बवाल मचा हुआ है और समयबद्ध तरीके से काम करने की जो चर्चा है, अभी लगभग 1 हफ्ते पहले ही हमने इसी मंच पर यानी लोकहित इंडिया पर ही सवाल उठाया था कि जब देश के सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपालों को समयबद्ध तरीके से काम करने का निर्देश दे रही हैं और कह रही हैं कि आप अपने यहाँ मामलों को सालों साल दबाकर नहीं बैठ सकते, तो फिर अदालतें क्यों दबाकर बैठ जाती हैं? आखिर सालों साल अलग अलग अदालतों में मामले क्यों पड़े रहते हैं, लंबित रहते हैं? और हमने कई महत्वपूर्ण मामलों का जिक्र भी किया था, याद दिलाया था कि कितने सारे देश हित के मामले, लोकतंत्र के हित के मामले, जनता के हित के मामले अदालतों में लंबित हैं, खासकर जमानतों को लेकर। इस बीच ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहीं न कहीं राहत तो देता है। जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने क्या कुछ कहा है, एकदम आसान भाषा में जानेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे भारत की उन सत्ता के चाटुकार नफरती न्यूज एंकरों और चैनलों की जो खुद तो सुरक्षा घेरे में रहते हैं, देश में आग लगाते हैं, मगर अपने ही लोगों की जान खतरे में डाल देते हैं। गोदी मीडिया के कई पत्रकार नेपाल में पीटे गए हैं, यानी उन पर हमला हुआ है। इस पर भी चर्चा करेंगे और साथ में देखेंगे कि बीजेपी आरएसएस के लोग कितनी बेशर्मी लाते कहां से हैं। जी हां, पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को लेकर एक आरएसएस के विचारक और भाजपा के सांसद से जब लड़की ने सवाल किया तो जो जवाब मिला वो अपने आप में विश्वगुरु टाइप का है। एकदम टकटकी लगा कर देखिएगा। इन सभी मामलों पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। अभी हाल ही में चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि अगर लोकतंत्र का कोई अंग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो अदालत चुपचाप बैठी नहीं रह सकती। किसी भी ऊंचे पद पर कोई हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। अगर गवर्नर बिलों पर महीनों तक बैठे रहेंगे तो क्या अदालत मजबूर होकर हाथ पर हाथ धर के बैठी रहेगी? हमने इस मामले पर पहले भी कई बार चर्चा किया है कि किस तरीके से देश भर में राज्यपाल विपक्ष शासित राज्यों को काम नहीं करने देते, वहां की सरकारों को डिस्टर्ब करते रहते हैं और परेशान करने का सबसे बढ़िया रिकॉर्ड किसने बनाया था, याद है कि नहीं? पूर्व राज्यपाल और पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने। बहरहाल सबके कर्मफल सामने आते ही हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की टिप्पणियां और राज्यपाल तथा राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से काम करने का निर्देश आया तो हमने बार बार सवाल उठाया कि हम जो बदलाव लाना चाहते हैं पहले हमें अपने भीतर उतारना चाहिए। गांधी जी ने यही तो कहा था। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति को समय से काम करने और ढांचे को बनाए रखने की बात कर रहा है, मगर क्या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं है? न्यायपालिका में सालों साल मामले लटके रहते हैं। चुनाव से संबंधित मामलों को देखकर तो ऐसा लगता है कि जानबूझ के लटका दिया जाता है और कथित रूप से चुनिंदा तरीके से कुछ लोगों को जमानतें नहीं मिलती और अदालतों में मामला लटका रह जाता है। ऐसा ही एक मामला 2019 में अदालत में पहुंचा था और अदालत में लटका ही रह गया। 2025 आ गया, यानी 6 साल तक ये कहानी लटकी रही। वैसे आप चाहें तो उमर खालिद और अन्य का मामला भी याद कर सकते हैं। कितने समय बाद हाईकोर्ट ने उस पर फैसला दिया। ध्यान रखिएगा, यहां जमानत देने या नहीं देने की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। यहां बात जमानत याचिका पर फैसला लेने की है, यानी अदालतें फैसला ही नहीं लेती हैं कि वो जमानत देंगी या नहीं देंगी। इसी में सालों साल निपट जाते हैं। अब इस मामले पर नाराजगी जताते हुए जस्टिस जे बी पारदीवाला ने कहा कि हम इस प्रथा की निंदा करते हैं कि सालों साल जमानत याचिकाओं पर अदालतें फैसला ही नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के हाई कोर्ट से कहा कि आप खुद भी ये सुनिश्चित करिए कि स्वयं और आपके अधिकार क्षेत्र में आने वाली तमाम अधीनस्थ न्यायालय के सामने जितने भी जमानत याचिकाएं लंबित हैं या अग्रिम जमानत के आवेदन हैं उनको शीघ्रता से निपटाया जाए और आवेदन दाखिल करने की तिथि से 2 महीने के भीतर इसको निपटा लिया जाए। जस्टिस जे बी पारदीवाला और
जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि ऐसे आवेदन जो सीधे तौर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़े हैं, संबंधित हैं, उनको वर्षों तक लंबित करके छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जो आवेदक है वो अनिश्चितताओं में घिरा रहता है कि क्या होगा, जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित आवेदनों को सालों साल लंबित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि लंबित रखने से सीआरपीसी का उद्देश्य ही फेल हो जाता है, साथ ही साथ न्याय से इनकार करने के बराबर है। और ये सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में जो संवैधानिक लोकाचार है उसके खिलाफ है। यानी जमानत याचिकाओं को लंबे वक्त तक रोक कर रखना, उस पर फैसला न लेना सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। यानी समानता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। और जो दंड प्रक्रिया संहिताएं हैं वो पूरी तरह से फेल हो जाती हैं अगर समय पर जमानत याचिकाओं पर फैसला न हो। 4 कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं उनको जानेंगे, मगर पहले कुछ और बातें सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत या अग्रिम जमानत की अर्जियों पर केस के गुण और दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए, मगर लटका कर नहीं रखा जाना चाहिए। यानी अगर जज को लगता है कि जमानत देने लायक है तो जमानत दीजिए, लगता है कि नहीं देने लायक है तो मत दीजिए, जमानत से इनकार कर दीजिए, मगर फैसला तो लीजिए। त्रिशंकु बनाकर छोड़िए मत कि आदमी बेचारा बीचे में लटकता रह जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि इस तरह के बहुत सारे ढेर सारे मामले अदालतों में हैं, मगर फिर भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक छोटे से उदाहरण से समझिए। हम सबको पता है कि भारत की पुलिस, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, कहीं कम कहीं ज्यादा, मगर हर जगह ये मामले आते हैं कि पुलिस ने फर्जी मुकदमे में किसी को लपेट दिया। अब जरा कल्पना करिए, यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को पुलिस ने फंसाकर जेल में डाल दिया और सालों साल उसको जमानत न मिले, उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई ही न हो, तो ये उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कितना बड़ा हनन है, जीवन के अधिकार का हनन है। इसलिए समयबद्ध तरीके से जमानत याचिकाओं पर फैसला बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को लेकर 4 बेहद महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, जरा ध्यान से सुनिए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ साफ कहा कि जितने भी हाईकोर्ट हैं और उनके अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, यानी सभी अदालतें ये सुनिश्चित करें कि जमानत संबंधित जो भी मामले आ रहे हैं, यानी लंबित जमानत हो या अग्रिम जमानत, उन मामलों पर फैसला 2 महीने के भीतर होना चाहिए। हाँ, अगर किसी मामले में खुद पक्षकार ही देरी कर रहा हो तो बात अलग है, यानी जो पार्टियां हैं अगर उनकी तरफ से देरी हो रही है तो बात अलग है। वैसे यहाँ पर मामला थोड़ा सा अजीब लग रहा है, सवालिया निशान भी है, और वो ये कि अगर दूसरा पक्ष, उदाहरण के तौर पर हम यदि दिल्ली वाले केस को ही याद करें, यानी उमर खालिद और अन्य का मामला ही देखें, तो जो सरकार का पक्ष है वो भरपूर कोशिश कर रहा है कि जमानत न मिले, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तो यहाँ तक कह दिया कि आरोपियों को जेल में ही रहना होगा जब तक या तो उन्हें सजा नहीं मिल जाती या फिर वो बरी नहीं हो जाएं। और फिर बार बार ये देखा जाता है कि जांच एजेंसियां खुद ही ये प्रयास करती हैं कि जमानत याचिकाएं लटकती रहें, उन पर फैसला न आए। इसी तरह से याद करिए, विपक्ष के तमाम नेता जब जेल में बंद थे तो उनकी जमानत याचिकाओं का कितना विरोध जांच एजेंसियां करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, यदि पक्षकार देरी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तब ये 2 महीने का नियम लागू नहीं होगा, तब तो मसला वहीं का वहीं नजर आता है। मैं कोई कानूनी जानकार नहीं हूं, मगर लाइव लॉ ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उससे तो यही नजर आता है कि इस फैसले का कोई भी असर नजर आएगा या सिर्फ आया गया हो जाएगा, ये वक्त ही बताएगा। यहां साफ साफ लिखा है कि पक्षकारों के कारण यदि देरी हो रही है तो बात अलग है। जाहिर सी बात है, जो आरोप लगाने वाला होगा वो कतई नहीं चाहेगा कि जमानत मिले, हमेशा जमानत का विरोध करेगा, कोई न कोई बहाना ढूंढ कर लाएगा, फाइलें समय से जमा नहीं करेगा, रोकने की टालने की कोशिश करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो दूसरा निर्देश दिया है उसे भी देखिए। कहा गया है कि हाईकोर्ट अपने सभी अधीनस्थ न्यायालयों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने और अनिश्चित काल तक स्थगन से बचने के लिए जरूरी प्रशासनिक निर्देश जारी करे। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से भी ये अपेक्षा की है कि वे लंबे समय से लंबित मामलों में शीघ्रता से जांच पूरी करें, ताकि अनावश्यक देरी के कारण न तो शिकायतकर्ता और न ही आरोपी को कोई नुकसान हो। ये वही बात है जो अभी थोड़ी देर पहले हम याद दिला रहे थे कि जांच एजेंसियां ही बार बार जांच के नाम पर जमानत याचिकाओं में अड़ंगा डालती हैं, यानी कहती हैं कि अभी जांच चल रही है, जमानत मत दीजिए, जमानत का विरोध करती हैं। अगला निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो ये है कि देश भर की अदालतों में लंबित जमानत या अग्रिम जमानत एप्लीकेशन की बड़ी संख्या से निपटने के लिए सिस्टम तैयार किया जाए, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि नागरिकों की स्वतंत्रता को ठेस न पहुंचे, क्योंकि लंबे समय तक जमानत याचिका का लंबित रहना सीधे तौर पर स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन
उल्लंघन है। जैसा कि हमने आपको याद दिलाया था शुरुआत में कि बॉम्बे हाईकोर्ट में कथित जालसाजी का एक मामला पहुंचा, जिसमें लगभग 6 साल से जमानत याचिका पेंडिंग थी। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए निर्देश तो बहुत अच्छा दिया है कि 2 महीने के भीतर फैसला लीजिए, जमानत देना हो तो दीजिए, नहीं देना हो तो मना कर दीजिए, मगर फैसला करिए। परंतु इसमें जो एक लाइन लिखी है कि पक्षकारों की तरफ से अगर देरी है तो अलग बात है, रिजल्ट इसका आने वाला समय ही बता पाएगा। पिछले कुछ सालों में दुनिया के अलग अलग देशों में देखा गया कि सत्ताधारी लोग मीडिया को गोदी मीडिया में तब्दील करते हैं और दिन रात उनसे सत्ता की दलाली करवाते हैं। जनता के मुद्दों को छुपाने, अपने भ्रष्टाचार को दबाने और अपनी वाहवाही करवाते हैं। लोकतंत्र का बंटाधार करते हैं और जब जनता इन चीज़ों को देखकर ऊब जाती है, पानी सर के ऊपर चला जाता है, तो फिर गोदी मीडिया पर हमले शुरू हो जाते हैं। आम आदमी और कर भी क्या सकता है, गरिया सकता है, मौका मिले तो मार सकता है, मगर शायद अब तक ये नहीं देखा गया था कि एक देश की गोदी मीडिया को दूसरे देश में पीटा जाए। ये हमारे विश्वगुरु के अमृतकाल में पैदा किए गए गोदी मीडिया का अपना वैश्विक अचीवमेंट है। गोदी मीडिया के कई चैनलों के पत्रकार नेपाल के युवाओं द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं, पीटे गए हैं। इन घटनाओं का किसी भी रूप में समर्थन नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती की घटना है। ये गलत है, पूरी तरह से गलत है, मगर हाँ, इसके पीछे झांकने की भी जरूरत है कि आखिर आम जनता में जहां पत्रकारिता का इतना सम्मान हुआ करता था, ऐसा क्या हुआ कि वही आम जनता पत्रकारों को पीटने लगी, वो भी दूसरे देश में। ये भी नहीं देखा कि ये हमारा मेहमान है। हमारे दर्शकों में बहुत सारे लोग नेपाल के भी हैं और दुनिया भर से लोग देखते हैं जिन्हें भी हिंदी समझ आती है। आप सबसे अपील है कि किसी भी पत्रकार पर शारीरिक हमला बिल्कुल न करें। अपनी नाराजगी, अपनी शिकायतें शब्दों के माध्यम से दें। आप पलटकर सवाल कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, मगर हिंसा का रास्ता ठीक नहीं है। परंतु हम सबको ये विचारने की जरूरत है कि रिपब्लिक भारत तथा इंडिया टीवी के जिन पत्रकारों के साथ नेपाल में बदसलूकी हुई, वो लोग भारत में बैठ के टीवी के माध्यम से क्या कर रहे हैं, कहाँ है वो पूछता है भारत बोलने वाले व्यक्ति जो दिन रात खुले तौर पर भारत में देश के दुश्मनों वाला काम करते हैं। सत्ता की दलाली में इतने डूब गए कि अपने ही मुल्क में दुश्मन बन बैठे। जिनकी पत्रकारिता से, जिनकी आवाज़ से देश का नुकसान होता है, उन्हें दुश्मन ही तो कहा जाएगा। और ज़रा सोचिए, ये लोग नेपाल की घटना में भी अपनी सरकार में बैठे लोगों को खुश करने लगे थे और वहाँ पर ज़मीन पर जाकर कहने लगे कि ये जो विरोध हो रहा है ये सोशल मीडिया पर बैन को लेकर है। हमने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि गोदी मीडिया ने भारत वालों को घुमाना शुरू कर दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ आंदोलन बता रहा है। यही बात जब गोदी मीडिया के लोगों ने नेपाल की जमीन से की तो वहां के युवाओं ने पकड़ लिया और कहा कि ये पूरा आंदोलन, ये पूरा विरोध प्रदर्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर बैन की बात तो बात की है, यानी दुनिया की किसी भी घटना में भारत का गोदी मीडिया अपने सत्ताधीशों के मन की बात ढूंढ लेता है। शायद भ्रष्टाचार वाली बात को दबाना हो कि यहाँ तो भ्रष्टाचार का बाप चल रहा है, कहीं यहाँ भी लोग नाराज न हो जाए। जो उनको पसंद आए अपने सत्ताधीशों को, उससे ही बात करिए। मगर इस बार पासा उल्टा पड़ गया। सवाल है कि क्या अर्नब गोस्वामी जैसे लोग और इंडिया टीवी जैसे चैनल अपने उन पत्रकारों के साथ अब भी खड़े नहीं होंगे जिन्हें जमीन पर इतनी जलालत झेलनी पड़ी है। और इन सब का कारण स्टूडियो में बैठे बड़े बड़े गोस्वामी टाइप के लोग हैं। इनकी खुद की हिम्मत नहीं है कि जनता के बीच उतर के पत्रकारिता करें, यानी करते ये लोग हैं और भरपाई करते हैं जमीन पर उतरने वाले पत्रकार। जरा सोचिए, जब पड़ोसी मुल्क नेपाल में जाकर भारत के पत्रकार इस तरह से पिट रहे थे तो उन्हें क्या महसूस हुआ होगा? क्या उन्हें फील आया होगा कि हम विश्वगुरु वाले देश से आए हैं, हमारे यहाँ महामानव हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं? और जब उनका वीडियो पूरा देश देख रहा है तब उन्हें क्या महसूस हो रहा होगा कि किस चैनल में और कौन सा काम वो कर रहे हैं, किन पापों की सजा मिल रही है। बहरहाल इन सब के बाद भी उन लोगों के भीतर कोई सुधार होने वाला नहीं है। जैसे बीजेपी और आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं के भीतर सुधार नहीं होता। मामला चाहे जितना सीरियस हो, जब सवालों के जवाब नहीं होते तो ये लोग दांत चियार के भागने में ही भलाई समझते हैं और बड़ी बेशर्मी के साथ पेश आते हैं। गंभीर से गंभीर सवाल में भी दांत दिखाने लगते हैं। दैनिक जागरण के कार्यक्रम में एक लड़की ने भारत पाकिस्तान के बीच हो रहे मैच को लेकर सवाल कर दिया। मंच पर कौन कौन से लोग मौजूद हैं आप भी देख सकते हैं। बीच में भाजपा के सांसद हैं, आरएसएस के प्रचारक हैं। हालांकि विचार क्या है आप सब जानते हैं। बाकी जो लोग हैं उनका भी काम वही है, नाम अलग अलग हो सकता है। और दैनिक जागरण की पत्रकारिता से तो आप सब वाकिफ हैं। ये वही अखबार है जिसने किसानों को कथित रूप से गालियां दी थी, यानी उल्टा सीधा बोला था। यहाँ इनसे सवाल किया गया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के लोगों द्वारा भारत के बारे में बहुत कुछ कहा गया। भारत ने भी कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, पानी रोक देंगे, खून और खेल एक साथ नहीं हो सकता। और अब भारत के खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ मैच खेलने जा रहे हैं। इतना गंभीर सवाल
सवाल सुनने के बाद सबको ये उम्मीद हो सकती है कि गंभीर जवाब भी आएगा, मगर अपनी विचारधारा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण देते हुए भाजपा सांसद कहने लगे कि हमने खून और पानी कहा था, खून और क्रिकेट नहीं कहा था। और फिर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं, मानो इतना बड़ा तीर मार दिया है। इसे ही बेशर्मी की पराकाष्ठा कहा जाता है। मंच पर बैठे हुए लोग भी ठहाके लगाकर हंस रहे हैं। सवाल है कि क्या ये हमारे शहीदों का अपमान नहीं है? क्या ये उन विधवाओं का अपमान नहीं है जिनके सिंदूर के नाम पर कोई विश्व गुरु वोट का कटोरा लिए घूमता है? भाजपा सांसद कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स, आर्ट और कल्चर पर किसी का अधिकार नहीं होता, ये पूरी दुनिया का होता है। बाकी आप तो जानते ही हैं, जहां नेताजी के बेटे का सवाल हो तो वहां सुप्रीम कोर्ट भी खामोश हो जाता है और कहने लगता है कि खेल है, होने दो। तो भाजपा सांसद कर ही क्या सकते हैं दांत चियारने के सिवाय। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।